नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। चल क्या रहा है आखिर मोदी सरकार में? भूपेंद्र यादव का स्टाफ हटा दिया गया। क्या अब मोदी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और अमित शाह कार्यवाहक प्रधानमंत्री की तरह काम करने लगे हैं? अगर ऐसा हुआ तो फिर योगी आदित्यनाथ की राजनीति का क्या होगा? अभय दुबे जी से मैंने राजनीति के बहुत बड़े बड़े खुलासों की बात की है। आप हैरान हो जाएंगे पूरी कहानी सुनकर कि खेल है क्या। ध्यान से सुनिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कहा जाता है कि जब जहाज डूबता है तो चूहे पहले कूद कर भागते हैं, लेकिन यहाँ तो चूहे बर्खास्त किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे याद नहीं आता कि आजाद भारत में कभी ऐसा हुआ कि एक ताकतवर कैबिनेट मिनिस्टर उसके सारे स्टाफ को पीएमओ कार्मिक मंत्रालय अचानक बर्खास्त कर दे या हटा दे। और ये ऐसे दौर में हुआ जब राहुल गांधी ने कहा कि हमें अंदर के लोग अब खबरें देने लगे हैं, पहले कोई बताता नहीं था। एक के बाद एक खबरें लीक हो रही हैं, चाहे चंदा चोरी की खबर हो या फिर मंत्रालय की खबर हो। भूपेंद्र यादव सबसे ताकतवर मंत्रियों में माने जाते हैं, मोदी और शाह साहब के दोनों के करीब हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट विभाग दिखते हैं, खनन पट्टे ठेके सब उन्हीं के पास में। अचानक उनके पीएस 5 सालों से अमर सिंह राजस्व सेवा के अफसर हैं, उनके साथ थे। अचानक दो अफसरों को हटाया गया, भूपेंद्र यादव के दो अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। इसका मतलब कि भूपेंद्र यादव के मंत्रालय में कुछ ऐसा बड़ा घोटाला चल रहा था जिसको लेकर सरकार में हड़कंप मच गया। जयराम रमेश और सुप्रिया श्री ने दोनों ने एक्स पर लिखा है कि ये एक बड़े घोटाले की तरफ इंगित कर रहा है। एक मंत्री के 4 स्टाफ को इस तरह हटाना, बर्खास्त करना बड़ी बात है। तो इसका मतलब अब मंत्रालय के अफसर या तो कोई बड़ा खेल खेलते हुए पकड़े गए, या मंत्री जी के कारनामे उनके पास थे तो पकड़े गए, या पीएमओ ने भाई समझ लिया कि ये कुछ ऐसी फाइलें राहुल गांधी तक या किसी और तक पहुंचा रहे हैं जिससे खतरा है। कुछ तो मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है जिससे अब विश्वगुरु के भी पसीने आ रहे हैं। वरना भूपेंद्र यादव का पीएस मतलब आत्मा होती है मंत्री की। सारी फाइलें वो तय करता है, एक एक ठेका पट्टा पर्यावरण की मंजूरी सब वही तय करता है। और इतने लंबे समय से भूपेंद्र यादव के साथ क्या लग रहा है कि आग की लपटें अब पीएमओ तक पहुंच रही हैं, मंत्रालयों तक पहुंच रही हैं और मामला गड़बड़ा रहा है। देखिए, 12 साल शासन करने के बाद में मोदी सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये अपने आप में अब एक स्थापित तथ्य हो गया है। और आप जो बात बता रहे हैं, भूपेंद्र यादव वाला मामला बहुत चर्चा है, मैं भी सुबह से सुन रहा हूं। तो ये इस बात का एक और प्रमाण है। और इस तरह की समस्याएं बहुत ज्यादा। देखिए, हरदीप पुरी संदेह के घेरे में है। आपकी जो वित्त मंत्री है वो अक्षमता की समस्या की शिकार है। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान है, वो अक्षमता और संदेह दोनों के घेरे में है। अब भूपेंद्र यादव का मंत्रालय भी संदेह घेरे में आ गया। अच्छा, अब आप सोचिए कि जहां हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मोदी के मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होगा, कुछ विस्तार होगा, लेकिन हो रही है इस तरह की कार्रवाइयां। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है जो आपने बताई है और जो सवेरे से चल रही है। आमतौर पर किसी एकाध अफसर को हटाया जाना या बदला जाना, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। लेकिन एक साथ अगर होलसेल चेंज किया जाए इस स्तर का, तो इसका मतलब यह है कि कोई बहुत जबरदस्त किस्म की गड़बड़ी थी। कौशल विकास मंत्रालय के अंदर जो घोटाला हुआ 10,000 करोड़ का, हम लोग उसके बारे में जाते हैं, लेकिन मोदी सरकार को एक श्रेय तो देना पड़ेगा कि मोदी सरकार अपने भीतर हुए घोटालों का कुछ हंगामा नहीं होने देती। किसी तरीके से मीडिया की मदद से, मीडिया उसने कैप्चर कर रखा है, हंगामा होने से रोक देती है और फिर अपने फ्लैंक्स कवर करने में जुट जाती है। यानी जो कमजोर जगह है उनको मजबूत करने में जुट जाती है। ये मोदी सरकार का ये रवैया है। लेकिन जब मोदी सरकार को किसी दूसरे के खिलाफ कुछ भंडाफोड़ कराना होता है, उसमें जरूर कामयाब हो जाते हैं। जैसे कि अयोध्या में उन्होंने आरएसएस के खिलाफ भंडाफोड़ का कामयाबी से कर दिखाया। हम लोग उसके बारे में आगे जाके चर्चा कर सकते हैं। तो भूपेंद्र यादव का मामला बहुत संदिग्ध है। सब लोगों को उनके ऊपर जायज किस्म का शक है। और अगर मीडिया वास्तव में पहले की तरह स्वतंत्र होता और निष्पक्ष होता, तो कोई ना कोई खोजी पत्रकार उन तमाम वजहों को खोज निकालता
जिन वजहों के कारण ये हुआ है। हो सकता है कल के इंडियन एक्सप्रेस में या हिंदू में या इस तरह की किसी अखबार में जिनमें अभी तक इनकी पत्रकारिता में अभी कुछ दम दिखाई पड़ती है, इससे संबंधित कुछ खबर आए और हम लोगों को सुराग मिले कि ये सब क्यों किया गया है। इसकी पूरी अखबारों की, टीवी में तो नहीं आएगा, अखबारों की कॉलमों पर नजर गड़ाए रखिए, कुछ न कुछ जरूर निकल कर आ सकता है कल, क्योंकि खबर भी आएगी और खबर होने के साथ साथ में कुछ उसमें शक की सुई किधर घूम रही है ये भी समझ में आएगा। अबे जी, आप देखिए कि मंत्रालय की खबरें अंदर से लीक तो हो रही हैं। एथेनॉल वाला मामला, मंत्रालय के कुछ लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब उस विभाग से जुड़े हुए लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और देश भर में गडकरी के खिलाफ एक विलेन वाला माहौल। मध्यम वर्गीय परिवार, आपकी गाड़ी से मेरी गाड़ी से भी जुड़ा हुआ मामला है। जो लोगों की तनख्वाह, जो बेचारे 7-8 हजार रुपए तेल का हिसाब रखते हैं, उनकी गाड़ियां कबाड़ा हो रही हैं। पेट्रोल डीजल में एथेनॉल मिलाने को लेकर मुद्दा बन रहा है। एक के बाद एक मंत्रालय गलती कर रहा है और एक के बाद एक चीजें बाहर आ रही हैं। पहले नहीं होता अब था, देखिए, मोदी सरकार अब में कभी आप नहीं जो हुआ। बात कह रहे हैं और हम जो बात कह रहे हैं, आपने एक बार और फिर दोबारा उसी का प्रमाण पेश किया। नितिन गडकरी मोदी सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये जो इन्हें जिम्मेदारी मिलती है बहुत अच्छी निभाते हैं ये, और चुपचाप काम करते हैं, और जो अफसर इनकी बात नहीं मानता या इनकी योजनाओं पर अमल नहीं करता, उस अफसर को यहाँ तक की धमकी दे देती है कि मैं तुम्हें उठा के छत से नीचे फेंक दूंगा वगैरह। इस प्रकार की बात भी उनके बारे में कही जाती है। और उनके बारे में कहा जाता है कि ये नो नॉनसेंस टाइप के हैं, ये अपना काम जरूर करते हैं और धड़ाके से बोलते हैं, दबते नहीं है किसी से, अपनी बात कहते ही कहते हैं। लेकिन वो नितिन गडकरी भी इस वक्त साख के संकट के शिकार हैं। एथेनॉल वाले मामले में उनके बेटे की भूमिका के सवाल को लेकर 20% एथेनॉल E20 बनाने के बाद जब E25 करने की तरफ जा रहे हैं, तो पूरे देश में इस पर हंगामा हुआ है और मोदी सरकार को E25 ईंधन लाने के में कदम पीछे खींचना पड़ा है। कम से कम कुछ दिनों के लिए उसने अपनी योजना स्थगित कर दी है। लगातार नितिन गडकरी को सफाई देनी पड़ रही है कि सब अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसी कोई बात नहीं है, ये सब कहा जा रहा है। अब देखिए, जिस सरकार का सबसे ज्यादा सक्षम और बहु प्रशंसित मंत्री संदेह के घेरे में हो, जिस सरकार का सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं बदनामी के कगार तक पहुंच गया मंत्री हरदीप पुरी संदेह के घेरे में हो, जिस सरकार का सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्री भूपेंद्र यादव का आपने जिक्र किया संदेह घेरे में इस घटना से आ गया है, वित्त मंत्री जो कि अक्षमता के कारण उनको मंत्री रहना चाहिए कि रहनी चाहिए, इसके ऊपर सवालिया निशान लग गया है, और धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनकी तो सक्षमता का पर भी सवालिया निशान है और पारदर्शिता के ऊपर भी सवालिया निशान है। जब ये सब हो गया, इसका मतलब है कि सरकार ठीक से नहीं चल रही है, बहुत बुरी तरीके से सरकार चल रही है। बस किसी तरीके से भांडा फूटने से बचा हुआ है, और वो इसलिए बचा हुआ है क्योंकि मीडिया भांडा फूटने में कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। भांडे बहुत से हैं, फूटने से पहले कोशिश करके उनको दबा दिया जाता है, यही पूरी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन इतनी बुरी गवर्नेंस इस देश में जो पहले गठजोड़ सरकारें आती थी, इंद्र कुमार गुजराल की, HD देवगौड़ा वगैरह की, उन सरकारों के जमाने में भी इतनी बुरी गवर्नेंस नहीं थी इस देश की जितनी बुरी गवर्नेंस आज है। बहुत ही भद्दी गंदी गवर्नेंस है। मंत्री बिल्कुल अक्षम है, वैसे भी उनके पास कोई अधिकार नहीं है, थोड़े बहुत अधिकार हैं, उन पे भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, बहुत बुरी हालत है। अच्छा अभय जी, ये जो राहुल गांधी ने कहा, बड़ा गंभीर होकर कहा कि अब सरकार के अंदर के लोग सूचनाएं देने लगे हैं, क्या ये केवल बयान होगा या वाकई में ऐसा होगा कि अब सरकार के अंदर के लोगों को लग रहा है कि विश्व गुरु के दिन अब कुछ गड़बड़ा चल रहे हैं, ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काटने लगा है, तो अब वो नहीं अंदर नहीं, की खबर। ये केवल सरकार को चौंकाने के लिए या थोड़ा सा त्रस्त करने के लिए दिया गया बयान नहीं है। जब सरकारें कमजोर हो जाती हैं, जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती हैं, दो कार्यकाल तो पूरे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को, तब फिर सरकारों के अंदर बहुत सारी बेचैनियां पैदा होती हैं। लोग, बहुत सारे ऐसे हित समूह बन जाते हैं जो सरकार से नाराज होते हैं, और उनकी नाराजगी कई तरीके से व्यक्त होती है। एक जमाने में ये नाराजगी पत्रकारों को दस्तावेज लीक कराने के जरिए व्यक्त होती थी। आज वो वैसे पत्रकार रहे नहीं। टीवी के ऊपर तो कोई चीज लीक होती नहीं है, प्रेस के अंदर भी
अपवाद स्वरूप ही इस तरह की लीकेजेस होते हैं। तो ऐसी हालत में फिर वो विपक्ष के नेताओं को वो खबरें देने लगते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है स्वाभाविक है। राहुल गांधी ने 2024 से पहले कभी ये बात नहीं कही थी। राहुल गांधी ने 2014 से 19 के बीच में भी कभी ये बात नहीं कही थी। अभी ये क्यों कही है? क्योंकि अभी घटित हो रहा है इस तरह का। ये सरकार जो है वो ढलान से नीचे फिसल रही है, धीरे धीरे करके नीचे की तरफ सरक रही है, ऊपर नहीं जा रही है। 2014 से 19 के बीच में सरकार स्थिर लगती थी और 2019 के बाद एक बार लगा था कि सरकार ऊपर जा रही है। उसके बाद में 2024 के बाद से सरकार का संघर्ष ये है कि कैसे वो धरातल पर रहे या नीचे जाने से बचे, लेकिन लगातार उसके बावजूद वो नीचे की तरफ खिसकती जा रही है। गवर्नेंस करना, सुशासन देना इस सरकार के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम बन गया है। अब आप नरेंद्र मोदी को देखिए, क्या नरेंद्र मोदी इसमें अपना समय देते हैं? नरेंद्र मोदी निरंतर विदेश यात्राओं पे हैं, लगातार नरेंद्र मोदी विदेश यात्राओं पे हैं। 1-2 दिन रहते हैं, सचिवों की एक मीटिंग लेते हैं और उसके बाद विदेश यात्रा में चले जाते हैं। दरअसल उनके पीछे जो कुछ भी सरकार चला रहा है अगर कोई व्यक्ति, तो वो अमित शाह सरकार चला रहे हैं। अब तो ऐसी स्थिति है कि राष्ट्रपति से मिलने का जो प्रोटोकॉल है मंत्रिमंडल से संबंधित मामलों को, वो भी नरेंद्र मोदी नहीं निभाते हैं, अमित शाह निभाते हैं उनकी जगह जाकर। तो ये जो पूरी परिस्थिति है वो बताती है कि नरेंद्र मोदी का मन अब गवर्नेंस देने में, और जो गवर्नेंस देना काफी बोर किस्म का काम है, बैठना, फाइलों को देखना, जो कमियां हैं, जो लूप होल्स हैं, उनको प्लग करना, उनको बंद करना, ये सब बहुत बोर किस्म का काम है जो नरेंद्र मोदी अब करने के मूड में नहीं है। उनकी उम्र भी हो गई है और मन भी ऐसा करने नहीं होता होगा। तो ना चुनाव सभाएं करना, भाषण देना, ये सब तो ना पसंद है, ये सब तो खूब मजे के साथ करते हैं, लेकिन जो गवर्नेंस है वो तो मेज कुर्सी पे बैठ के एक एक चीज को, मंत्री को, एक एक मंत्रालय को देखना कि इस मंत्रालय में ये कमियां हैं, उसको बुला के यहाँ सदर करो, उसको प्रोटोकॉल बना के दो कि तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें ये काम करना है। गवर्नेंस एक इस तरह का काम है, वो काम करना नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं रही। इसलिए काफी कुछ लोग सरकार चलाने के लिए अमित शाह पर निर्भर हो गए हैं, और जो उन्होंने मंत्री चुन के रखे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कुछ मंत्री तो बाकायदा बेवकूफ हैं, कुछ मंत्री अक्षम हैं और कुछ मंत्री भ्रष्ट हैं। एक सरकार में यहाँ तीनों कैटेगरीज मौजूद हो, बेवकूफी की कैटेगरी मौजूद हो, अक्षमता की कैटेगरी मौजूद हो और भ्रष्ट की कैटेगरी मौजूद हो, आप सोच सकते हो सरकार की क्या हालत होगी। अच्छा, वो मन ऊब भी जाता है आदमी का उम्र के बाद में, कब तक वो मोर को दाना खिलाए, फायदे देखे। अच्छा लगता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाए, वहां पे सबसे बड़ा सम्मान हासिल करे, फिर गोदी मीडिया ढिंडोरा, एंकरियां डांस करें कि हमारे विश्वगुरु को एक सम्मान और मिल गया, एक सम्मान और मिल गया। कल एक सज्जन आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे हम विश्वगुरु तो बन जा रहे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए थे। कह रहे विश्वगुरु तो बन गए, और हाल ये है कि नेपाल जैसा देश भी हमारे साथ खड़ा नहीं होता, बाकी को तो छोड़ दीजिए। आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी का मजाक उनके पीठ पीछे उनकी पार्टी के लोग ही उड़ाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उड़ाते हैं। भाई एक जमाने में इन लोगों को एक तरह की वो थी नरेंद्र मोदी के प्रति, ये आदमी बेशी वोट लेके आता है। भाई जितने वोट बीजेपी को मिलते हैं मोदी की वजह से, उससे कुछ वोट बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन थी, बहुत बड़ी योग्यता थी मोदी, जिसकी वजह से मोदी को नापसंद करने के बावजूद भी संघ कहता था कि भाई जो आदमी अतिरिक्त वोट दे के आता है, बहुमत सुनिश्चित करता है, उस आदमी के अंदर अगर कुछ कमियां भी होंगी, काबिल बच्चा जो है वो अगर थोड़ा बहुत घी ज्यादा खा लेता है तो कोई बात नहीं, उसको खिला दिया जाता है। वो ये स्थिति थी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस का संबंध इस तरह का था। लेकिन 2024 में जब पाया कि ये वो बेशी वोट नहीं ला पाए, जितने लाने चाहिए थे उतने भी नहीं ला पाए, उसके बाद से मामला बिगड़ गया इनका। तो मोदी जी को भी लग गया कि अब ये बार बार हम अपने आप को दांव पे लगाएंगे, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। धीरे धीरे करके जो फायदा है वो कम होता चला जाता है, घटता चला जाता है, और आपके पास चारा नहीं होता फायदे को लगातार उत्तरोत्तर बढ़ाते रहने का। तो मोदी की प्रतिष्ठा, मोदी की साख, मोदी की गवर्नेंस सभी इसी रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की शिकार हो गई है। जिस तरह से उन्होंने सरकार चलाई उसमें किसी को उन्होंने कोई पहलकदमी दी नहीं, किसी को कोई अधिकार नहीं दिया, कोई आदमी सोच के उत्साहपूर्वक मौलिक तरीके से काम करे। सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, मंत्रियों को थमा दी जाती हैं। मंत्रियों काम तो
जैसे चपरासियों का आदेश दिए जाते हैं, नहीं भाई इसको ये करो वो करो वो करो, चपरासी दिन भर वो करता रहता है। मंत्रियों की हालत चपरासियों से भी ज्यादा बुरी है। वो मंत्री पद का पूरी सुख सुविधाएं तो भोग रहे हैं, प्रोटोकॉल तो उन्हें मंत्री पद का मिला हुआ है, लेकिन दरअसल उनके पास कोई अधिकार वगैरह नहीं है, कुछ एक मंत्रियों को छोड़कर। और उन मंत्रियों की भी हालत ये है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव से गलती हुई है, तो उस गलती का अब गलती की दो सजाएं हैं। एक तो भूपेंद्र यादव को हटा दिया जाए, उनको डिमोशन कर दिया जाए, उनकी पदावनति कर दी जाए। दूसरा ये है कि भूपेंद्र यादव के प्री स्टाफ का सिर कलम कर दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। आज एक बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, दिल्ली से उनका फोन आया, उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। वो सरकार से जुड़े हुए हैं, एक बड़े जिम्मेदार संवैधानिक पद पर भी हैं वो, लेकिन व्यक्तिगत बातें हैं तो मैं इसलिए उनका नाम कोट नहीं करना चाहूंगा, परेशानी में आ जाएंगे वो। उन्होंने मुझसे 2-3 बातें पूछी, मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि ये दिल्ली के टीवी चैनल, गोदी मीडिया जिनको आप कहते हो, ये लगातार राम मंदिर का मुद्दा चला क्यों रहे हैं। ये अगर पीएमओ की मर्जी के बिना, अब तो हरेन जोशी जी पैदल हो गए, लेकिन जिस जमाने में हरेन जोशी जी ताकतवर थे तो वो बताते हैं, हेडलाइंस भी लिख के भेजते थे चैनल को, ये हेडलाइंस जाएगी। पीएमओ की मर्जी के बिना कोई गोदी मीडिया का चैनल एक लाइन नहीं चलाता, लगातार चंदा चोरी की खबरें चल रही हैं। तो वो जानना चाहते थे कि क्या ये प्लानिंग क्या है। सबसे बड़ा नुकसान तो संघ को हो रहा है। दिल्ली की जो खबरें चल रही हैं, संघ की छवि तो मटिया मेट हो गई है। संघ को तो चंदा चोरी कर दिया गया, क्योंकि जितने लोग हैं सब संघ से जुड़े हैं। पहले तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये एंकरनियां चलाने की हिम्मत कहां से ला रहे हैं। ये हिम्मत वहीं से ला रहे हैं जहां से रजनीश मिश्र नाम के एक व्यक्ति को हिम्मत प्राप्त हुई थी कि वो अपनी शिकायत पत्र सीधे चंपत राय को देने की बजाय, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थानीय नेतृत्व को देने की बजाय, गोपाल राव को देने की बजाय, अनिल मिश्रा को देने की बजाय, या नृपेंद्र मिश्रा को भेजने की बजाय, उसने पूरा सीधा पत्र जो है वो पीएमओ को भेज दिया। आप जानते हैं रजनीश मिश्र का नाम पहले से? हाँ, रजनीश को जानता हूँ मैं, वो मतलब मेरे संग पॉडकास्ट कर चुका है। उसने एक बार ताजमहल को लेकर एक रिट करी थी, ताजमहल हाँ, का नाम लेकिन हिंदू लेकिन बना दिया। लेकिन लेकिन क्या राजनीति में उनकी कोई बहुत बड़ी हैसियत है? क्या उनकी लेकिन एक चीज राजनीति और में? है, हाँ, एक क्या चीज उनकी और है, राजनीति? हाँ, एक अंदर की चीज बताऊं आपको मैं। हाँ, बताइए। योगी आदित्यनाथ का बड़ा करीबी है। सवाल देखिए, योगी आदित्यनाथ का ये संदर्भ ही अलग है। मेरा कहना है योगी आदित्यनाथ के कोई करीब हो सकता है, कोई उनसे दूर हो सकता है। वो क्या उनके अंदर ये हैसियत है कि पीएमओ जैसी चीज जो बहुत बड़ी चीज है, पीएमओ उनके एक पत्र के ऊपर तुरंत हाइपर एक्टिव हो जाए? क्या ये मैं बात ये क्या या उनकी ये हैसियत जानते हैं आप क्या? हाँ, नहीं, इतनी हैसियत ये नहीं है। हाँ, ये पत्र अगर योगी आदित्यनाथ ने लिखा होता और पीएमओ उसके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई करता तो बात समझी जा सकती थी। ये पत्र किसने लिखा? एक ऐसे व्यक्ति ने लिखा जिसका महत्व क्या है, ये हमें आपको सोच सोच के खोजना पड़ रहा है। उसने एक पत्र लिखा और पत्र पाते ही पीएमओ हाइपर एक्टिव हो गया और उसने अपनी सबसे बड़ी तोप को अयोध्या रवाना कर दिया। उस तोप का नाम है नृपेंद्र मिश्रा। अब नृपेंद्र मिश्रा के 3 रूप निकल के आते हैं यहाँ पे। पहला रूप यह है कि जब वो ट्रस्ट के मेंबर थे और अभी भी हैं, जिस वक्त उन्हें रवाना किया गया उस वक्त भी मेंबर थे, उससे पहले भी मेंबर थे। जब पूर्व गृह सचिव ने शिकायत की, एस लक्ष्मी नारायण ने शिकायत की कि भाई हमारी माँ के जेवरों को गला के हमने जो एक सोने की रामचरितमानस दान की थी, वो रामचरितमानस गायब है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं दे रहा है। तो नृपेंद्र मिश्रा ने साफ कह दिया कि देखिए यहाँ पर चंपत राय जी जो कहते हैं वही होता है। चंपत राय तो अब बेइज्जती करते हैं, चंपत राय 9-9 घंटे हमें इंतजार करा दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, साफ उन्होंने कह दिया। एक नृपेंद्र मिश्र ये है, एक नृपेंद्र मिश्र वो हैं जब पीएमओ ने उनको भेजा तो आते ही उन्होंने पत्रकारों से कहा कि देखिए हम तो केवल निर्माण समिति का काम देखते हैं, बाकी और हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन वो पहली बार आए थे तो रेकी करने आए थे, टोह लेने आए थे। रेकी करना क्या मतलब हुआ? टोह लेने आए थे और वो रेकी करके गए। फिर उन्होंने पीएमओ को पूरी रिपोर्ट दी, फिर पीएमओ ने उनका एम्पावरमेंट किया। उनके कान में वो मंत्र फूके गए कि ये काम आपको करना आया। फिर आते ही आए उन्होंने फौरन कहा डकैती पड़ी है और चंपत राय से कहा कि दिमाग सड़ गया है, होश में आ जाओ।
और फिर चंपत और योगी से कहो कि वो एक टीम बनाए, जांच टीम बनाए। फिर चंपत राय ने ट्रस्ट की तरफ से योगी से कहा, योगी ने जांच टीम बनाई। उस जांच टीम ने 21 पेज की ये गोपनीय रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में इस मसले में क्या होगा, क्या आगे होगा, उस रिपोर्ट में ही इस पूरे मसले का भविष्य लिखा हुआ था। एक एक बात वही हुई है जो उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था। मैं ये कहता हूं कि बड़े ही सधे हुए तरीके से कि मामला हाथ से न निकल जाए, इसमें गोदी मीडिया का पूरा सहयोग लिया गया। जितना जितना पीएमओ ने तय किया था, गोदी मीडिया ने उतना उतना बोला, और बिल्कुल सब सेटिंग थी। 8 लोगों को पकड़ा जाना है, उनको जेल में डाल दिया जाना है। 3 लोग हैं, उनके ऊपर संदेह का आवरण, उनकी संदेह किया जाना है, और लोगों की जो गुस्सा और नाराजगी है कि हर कार्यक्रम का एक हर घटना का एक खलनायक होता है, तो ये लोग खलनायक हैं। चंपत राय सबसे बड़े खलनायक है, नंबर 2 के खलनायक अनिल मिश्रा है, नंबर 3 के खलनायक गोपाल राव है। उनके ऊपर लोगों की भड़ास निकलनी है, लेकिन उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होनी। सब चीज सेट है पहले से, ये एक फिक्स्ड मैच है। अब जी दूसरा सवाल, इसके अंदर चोर जो है वही चोरों को ढूंढ रहे हैं। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि कार सेवकों पे गोली चलाने का मामला हो या ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते नृपेंद्र मिश्रा 100% जिम्मेदार हैं, कसूरवार हैं। तो उनका सवाल ये था कि गोदी मीडिया के एंकर नहीं है, सबका नाम ले रहे हैं। इसके अलावा भी, बाहर के गोदी मीडिया के अलावा भी कोई व्यक्ति, ये हम लोगों के चैनल के अलावा कोई ये सवाल क्यों नहीं उठा रहा कि नृपेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नृपेंद्र मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए? ये सवाल ही नहीं उठ रहा। नृपेंद्र मिश्रा कैसे बच जा रहे हैं? क्या क्या खेल है नृपेंद्र मिश्रा के पीछे? देखिए, नृपेंद्र मिश्रा इसलिए बच जा रहे हैं क्योंकि गोदी मीडिया पीएमओ के प्रतिनिधि की गिरफ्तारी की मांग कैसे कर सकता है? भाई, नृपेंद्र मिश्रा तो पीएमओ के सर्वोच्च प्रतिनिधि हैं, नरेंद्र मोदी के खासुल खास हैं, उनकी आंखों के तारे हैं। ये सरकार 2014 में जब खड़ी हुई थी तो नृपेंद्र मिश्रा के कंधों पर खड़ी हुई थी। तो नृपेंद्र मिश्रा के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोला जाएगा। वो जितना भी काम कर रहे हैं अयोध्या आके और लखनऊ अयोध्या के बीच में, जो कुछ भी काम कर रहे हैं, इतने इंटरव्यू दिए, 10 से 12 इंटरव्यू दिए नृपेंद्र मिश्रा ने। सीईओ बनाया जाए, सीईओ नियुक्त किया जाए ट्रस्ट के ऊपर, ये भी उन्हीं का है, ये उसमें लिखा भी हुआ है जांच रिपोर्ट में। तो उनके खिलाफ को गोदी मीडिया क्यों बोलेगा? दूसरे बहुत कुशल अफसर भी हैं, उन्होंने अपने फ्लैंक्स कवर कर रखे हैं, उन्होंने वो तमाम जगहों पर कर रखा है। तो वो ट्रस्ट के अध्यक्ष तो नृत्य गोपाल दास हैं, और चूंकि वो बीमार रहते हैं इसलिए उन्होंने अपना एक जिसे कहते हैं स्थानापन्न अध्यक्ष बना रखा है। ये जो उसकी निर्माण कमेटी है, उस निर्माण कमेटी के चेयरमैन है। तो इन्होंने बड़ी होशियारी से शुरू में ही लार्सन एंड टब्रो और टाटा को उसका ठेका दे दिया। वो दोनों बहुत बड़ी कंपनियां हैं। अगर वहां कोई कमीशन का खेल हो रहा है तो लार्सन एंड टब्रो और टाटा को ऊपर इल्जाम लगाना पड़ेगा। अब जो महिपाल सिंह ने कहा था, और एक इंजीनियर ने भी ये कहा कि निर्माण सामग्री में 40% कमीशन दिया जा रहा है। तो नृपेंद्र मिश्र कह सकते हैं कि इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, निर्माण की सप्लाई का मतलब नहीं है, तो आरएसएस के स्थानीय आरएसएस वाले जो तमाम ठेकेदार हैं वो करते हैं सप्लाई उसकी, तो उनसे बात की जाए, उनसे निपटा जाए, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को बचा के भी रखा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत होने के नाते कोई उनके ऊपर उंगली रखने के लिए भी तैयार नहीं। बिल्कुल। उधर देखा कि जो कोषाध्यक्ष हैं वो तो गुंडे ही कर रहे हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, जेल जाना चाहिए। एबीपी की रिपोर्ट ने सवाल किया तो बाकायदा कैमरा बंद करने की आत्माने कोशिश कर रहे हैं। कोषाध्यक्ष जी की विदाई क्या? ये लोग बहुत शक्तिशाली अपने आप को मानते हैं, बड़े अधिकार संपन्न मानते हैं। पत्रकार लोग जो है इनकी निगाह में भुनगे हैं, कीड़े मकोड़े हैं पत्रकार लोग। अभी चंपत राय का एक पुराना वीडियो चल रहा है, इसमें चंपत राय कह रहे हैं कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि मैंने 1 करोड़ की जमीन जो है वो 6 करोड़ में खरीद ली। जो पत्रकार मेरे आरोप लगाने आए, मैंने उनको मूर्ख, उल्लू, गधा, पाजी सब कहा। ये खुद कह रहे हैं। मैंने कहा, मैंने डांट के भगा दिया कि मेरे ऊपर लगते रहेंगे इस तरह के आरोप, जो करते बने से कर लो, मैं ऐसा ही करता रहूंगा। ये बोल रहे हैं साहब, यानी जो पत्रकार कहने आए उनको मैंने मूर्ख, उल्लू, गधा, पाजी सब कहा।
अब पूरी आप देश सोचिए। उनको कह रहा है, अब पूरा देश संपत राय को कह रहा है ये सब हाँ, शब्द। तो आपने इससे अंदाजा लगाइए कि ये लोग अपने आप को कितना शक्तिशाली नेपोबाजी महसूस करते हैं। बहुत अभी घमंडी चंपत आदमी है राय का एक चंपत पत्र भी राय। सामने आया है। इस पत्र पात्र में लिख रहा उन्होंने है, कहा राम है जी कि के नाम हाँ, पात्र। हाँ, हाथ का लिखा हुआ एक पत्र भी सामने आया है। कैसे इसमें ये 2 कहा है कि कौड़ी वक्त का आने पर, इंसान और ऐसी बातें कर रहा है। हाँ, वक्त आने पे मैं अपना पक्ष भी सबके सामने रखूंगा। वक्त आएगा तो बता देंगे तुझे आसमां, है ना, वही वाला अब हाल है। इन चंपत राय चंदा अभी से चोरों क्या, को चंपत राय अभी से क्या बताएं वो कि क्या आखिरी में चंदा चोरों चंदा के दिल में चोरों, है। इन चंदा चोरों को अयोध्या में काला मुंह करके घुमाना चाहिए, तभी इनके दिमाग ठीक होंगे। और मुझे लगता है भाई जी देश की जनता ये करेगी वो जरूर। वक्त भी आएगा संजय जी, यकीन पक्का कीजिए, आएगा वो वक्त जनता, भी आएगा। मैं तो हमेशा निश्चित कहता आएगा। हूँ एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन बीजेपी वाले सड़क से निकलेंगे और पब्लिक ऊपर छज्जे पे खड़ी होगी, नीचे उनको देख के थूकेगी। ये वक्त आने वाला है। हाँ, ये अगर यही कर्म रहे, चंदा चोरी करेंगे, बद्रीनाथ से भी खबर आ रही है, अयोध्या से भी खबर आ रही है, तो ये तो होगा। भगवान दंड तो देंगे देंगे जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे अभय द्विवेदी और पूरी बातचीत आपने समझी होगी। मोदी सरकार का ये कार्यकाल बहुत ज्यादा विवादों में आ गया है, एक के बाद एक चीजें खराब हो रही हैं। अफसरों को लगने लगा है कि शायद ये चला चली की बेला है। इस तरह भूपेंद्र यादव के स्टाफ को हटाना, गडकरी की खबरें लीक होना, एक बड़ी कहानी की तरफ अब ये सरकार जा रही है। दिन भी खराब है, चंदा चोरी का मामला है, नृपेंद्र मिश्रा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, उनका इस्तीफा क्यों नहीं, इसमें चर्चा है। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।